नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सदन में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जैसे सत्रावसान, अध्यादेश, अनुदान, लेखानुदान, है ना। ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अध्यादेश के बारे में। तो यदि संसद का सत्रावसान हो गया हो, यानी कि सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो जिस पर शीघ्र कार्रवाई आवश्यक हो, तो राज्य में राज्यपाल और संघ में राष्ट्रपति, मतलब कि अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल जारी करेगा और संघ माने केंद्र में तो राष्ट्रपति जारी करेगा क्या, आदेश, और उस आदेश को कहेंगे अध्यादेश। अध्यादेश अगर नियमित करना है तो जब संसद अथवा विधानमंडल का अगला सत्र हो तो उसे अनुमोदित कराएं, यानी प्रस्ताव पारित कराएं। नहीं तो सत्र के शुरुआत के 6 सप्ताह बाद यह प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता, यानी कि मान्य नहीं होता है। कब? अगर मान लो सत्र चलने लग गया और उसमें अनुमोदन नहीं कराया तो 6 सप्ताह बाद इसको अमान्य मान लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रत्यानुदान यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट की। तो ये कब? जब किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सदन बिना ब्यौरा दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एकमुश्त राशि दे सकता है। आलोचक क्या कहते हैं कि यह एक हिसाब से कार्यपालिका के हाथ में कोरे चेक की भांति है। चाहे जितना पैसा निकाल लो वो क्या कहलाता है? वोट ऑफ क्रेडिट, यानी कि प्रत्यानुदान। अब बात करते हैं लेखानुदान की। ये अनुच्छेद 116 का में वर्णित है। ये कब होता है? जब तक संसद बजट की मांगें स्वीकृत नहीं कर देंगी, तब तक देश का प्रशासन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए ना। तो इसलिए लेखा अनुदान का अनुबंध यानी कि विशेष उपबंध किया गया है। इसके द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि जब तक बजट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एक पेशगी अनुदान दिया जा सकता है, जिससे कि प्रशासन और देश के तत्काल वित्त की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं अनुपूरक अनुदान की। अनुपूरक अनुदान क्या होता है कि यदि विनियोग विधेयक द्वारा, विनियोग विधेयक से ही तो पैसा निकाला जाता है, तो यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित ना की गई हो। मान लीजिए 500 करोड़ के किसी पर खर्च होना है और आपने अनुमान लगाया था 450 करोड़, तो 50 करोड़ कहाँ से लाओगे? तो वही तो अनुपूरक अनुदान है। और यदि आपको एक्स्ट्रा खर्च की आवश्यकता हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा और अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रकार की प्रक्रिया को बताया गया है। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे अतिरिक्त अनुदान की यानी एक्सिस ग्रांट्स। तो अतिरिक्त अनुदान यानी कि एक्सिस ग्रांट्स, तो इन अनुदानों पर वित्त वर्ष जब समाप्त हो जाता है तो उस पर मतदान होता है और एक मुश्त व्यय पर एक मुश्त अनुमान लगाना और निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करना संभव नहीं है। मतलब ये थोड़ी एक एग्जैक्ट अंदाजा लगा लें कि इतना ही खर्च होगा, उतने या उसके अंदर हर चीज़ में खर्च करेंगे जो लिमिट डिसाइड हुई है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। संसद के अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करके धन के व्यय को क्या बनाती है? वैधानिक। किंतु किंतु हाँ, अब ये नहीं कि चाहे जब मांग लो। अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, यानी कि लोक लेखा समिति जब इसको पास कर देगी कि हाँ ये ज़रूरतें हैं, तभी आपको मिलेगा एक्सिस ग्रांट्स यानी कि अतिरिक्त अनुदान। अब बात करते हैं
भूतलक्षी प्रभावी विधि यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो अनुच्छेद 20 के खंड 1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक जब दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण ना किया हो और यह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होता। मतलब आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म यानी कि कुकर्म करेंगे, उसकी सजा उतनी ही मिलेगी, जैसा करेंगे उससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। और कौन से नियम लागू होंगे, जैसे आज मान लीजिए चोरी करने पर कोई सजा 7 वर्ष की है, ठीक है, और आपकी सुनवाई होते होते 7 वर्ष और लग गई, और तब एक कानून आया कि चोरी करने की सजा 20 वर्ष की, तो आपको 20 वर्ष की सजा नहीं होगी, आपको वही कानून के तहत सजा होगी जो वर्तमान में, यानी कि जिस दिन वह घटना घटित हो रही उस दिन जो कानून लागू होंगे वही आपके ऊपर कानून लागू होंगे और उसी के अनुसार सजा होगी, भले ही टाइम कितना भी लगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे या पीछे के हिसाब से आप पर कानून लागू होंगे। अब इम्पोर्टेंट है धन्यवाद प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा लेकिन राष्ट्रपति नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो विषय वस्तु सरकार लिखती है या कहलवाती है, इसलिए राष्ट्रपति का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अंतर जान लो संसद और कार्यपालिका के मध्य। तो संसद विधान बना के यानी कि कानून बना के, अनुशंसा करके, आलोचना करके एवं जनहित के मामलों में सरकार की सहायता करती है, जबकि कार्यपालिका संसद के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करती है। अब विभिन्न कटौतियों की बात कर लेते हैं। नीति संबंधी कटौती यानी कि पॉलिसी कट। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी विशेष विषय के उपबंध में अपनाई गई नीति को बदलकर उसके स्थान पर कोई नई नीति या अन्य नीति अपनाने के लिए जोड़ देना। और इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे मांग की राशि 1 रुपये कर दी। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि इस नीति को छोड़ दीजिए, नई नीति अपनाइए। इसी को बोलते हैं नीति संबंधी कटौती या पॉलिसी कट। अब बात करते हैं मित व्ययता संबंधी कटौती यानी कि इकोनॉमी कट, और इसका उद्देश्य होता है सरकारी खर्च में कमी लाना। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मांग की राशि घटाकर क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। अगर मांग की राशि घटा के 1 रुपये कर दी जाए तो वो नीति संबंधी कटौती यानी कि पॉलिसी कट हो जाएगा, और मांग की राशि घटाकर कम कर दी जाए तो वो इकोनॉमी कट होगा, वो इकोनॉमी कट होगा। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक कटौती की यानी कि टोकन कट। प्रतीकात्मक कटौती यानी कि टोकन कट। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार के प्रति किसी मांग के संबंध में किसी विशेष शिकायत को व्यक्त करना होता है, और प्रतीकात्मक कटौती के द्वारा सदस्य बात करते हैं। इससे उस सदस्य को उस मांग पर चर्चा करने का क्या मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। ठीक है, सरकार के प्रति अगर कोई मांग है तो उसके संबंध में विशेष शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतीकात्मक कटौती होती है। गिलोटिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गिलोटिन, गिलोटिन क्या होता है कि जब बजट सत्र में समयाभाव के कारण अध्यक्ष के द्वारा ऐसी सभी मांगों जिन पर चर्चा हो पाई हो अथवा ना हो पाई हो उनको एक साथ पटल पर रखने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। यानी कि समय की कमी हो,
कई सारी मांगे और उन पे चर्चा होनी हो, तो कुछ पे चर्चा हो पाएगी, कुछ पे नहीं हो पाएगी। तो सदन के पटल पे एक साथ इनको रख दें, चर्चा हो अथवा ना हो पाई हो तो वो कहलाता है गिलोटिन। अब बात करते हैं विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 का के अनुसार लोकसभा द्वारा अनुदान स्वीकृत किए जाने के बाद भारत की संचित निधि से उस अनुदान का विनियोग करने के लिए सदन में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 114 का में लिखा है। और इसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगें तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित किया जाता है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय। अब बात करते हैं भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 266 में संचित संचित निधि का प्रावधान है, अनुच्छेद 266 में। तो राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचा उसे किस में रख दिया, संचित निधि। तो राज्यों को टैक्स वगैरह जो दिए उनका हिस्सा बना उन्हें दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसको संचित निधि में डाल दिया जाता है। और संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी यानी कि कैग आदि के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। अब बात करें भारत की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी और इसमें जमा राष्ट्रीय राशि को व्यय राष्ट्रपति अविलंबनी एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में कर सकता है। यह बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत कराया जाता है। तो ये इस पर किसका कंट्रोल होता है, भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और कौन से अनुच्छेद में, 267 में। तो भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 और भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन। कार्य स्थगन प्रस्ताव, तो होता क्या है कार्य स्थगन प्रस्ताव, ये देखिए कि यदि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय यानी कि वह विषय जिसमें देरी ना की जा सके, इम्पोर्टेंट हो, अथवा देश के अंदर कोई विशिष्ट स्थिति आ जाने से संसद सदस्य द्वारा संसद की वर्तमान कार्रवाई को बीच में ही रोक दो, जैसा चल रहा उसको रोक दो और वे विशेष स्थिति या घटना पर विचार करने का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। मान लो चर्चा चल रही है बजट पे और या किसी और चीज़ पे, किसी सीए बिल पे, और अचानक से कोई अटैक होता है तो हम किस पे चर्चा करेंगे, या आंतरिक अस्थिरता फैलती है तो हम किस पे चर्चा करेंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर। अब बात करते हैं निंदा प्रस्ताव की। तो सरकार या किसी मंत्री के किन्हीं कार्यों अथवा नीतियों की निंदा करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। और मान लीजिए यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार अल्पमत में मानी जाती है और सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। इम्पोर्टेंट है, देना ही पड़ता है। इसके बाद बात करें अविश्वास प्रस्ताव की। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रहेगी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त। विपक्ष को जब ऐसा लगेगा कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है तो उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, सदन में। और बहस के पश्चात लोकसभा में इस पर वोटिंग होगी। यदि यह प्रस्ताव सदन द्वारा पास कर दिया गया तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी कि यदि कोई मंत्री जब किन्हीं तत्वों को सदन में छिपाने का प्रयास करे अथवा किसी अन्य विशेषाधिकारों का हनन होगा
तो कोई भी सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है। और इम्पोर्टेंट, आधे घंटे की चर्चा, इसकी टाइमिंग आती है तो जब सदन का कोई सदस्य ऐसा महसूस करे कि तारांकित अथवा अतारांकित, ये क्या होते हैं आगे बताएंगे, कि तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न पर प्राप्त उत्तर में अपेक्षित जानकारी नहीं है, तो सदस्य अध्यक्ष सदस्य को आधे घंटे के चर्चा की अनुमति दे सकता है। यानी कि उस सदन का अध्यक्ष जो होगा वो सदस्य को आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकता है, यदि वो उसे ऐसा लगे कि तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न पर प्राप्त उत्तर में उसे जो जानकारी चाहिए थी वो नहीं है। अब बात करते हैं अल्पकालीन चर्चा की। तो एक गैर सरकारी सदस्य के लिए अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को सदन के ध्यान लाने के लिए अल्पकालीन चर्चा की व्यवस्था की। गैर सरकारी मतलब मंत्री या फिर जो सत्तारूढ़ है उसमें शामिल के नहीं द्वारा, यानी कि बचा कौन, विपक्ष। अब 20वां है प्रश्नकाल, इसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पॉलिटी होने वाली है 2 लेक्चर और उसके बाद ख़त्म किसी भी एग्जाम की, और इसके बाद आप पॉलिटी पढ़िए और क्वेश्चन करिए, ना बने तो बोलिए कि हाँ बेकार पढ़ाया है।